गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हमारी क्लास जो चल रही है वो इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स जिसमें हमारा प्रीवियस मीटिंग में जो चैप्टर कंटिन्यू चल रहा था, रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी, यह हमारा चैप्टर चल रहा था जिसमें मैंने आपको बतलाया टैक्स लायबिलिटी डिपेंड ऑन रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एसएससी। जो हमारे करदाता हैं उनके निवास स्थिति के आधार पर कर दायित्व उत्पन्न होता है। इसके लिए मैंने बतलाया था इंडिविजुअल के लिए। इंडिविजुअल के लिए मैंने बतलाया कि बेसिक दो टर्म्स होती है। बेसिक टू टर्म्स होती है, टू कंडीशन होती है। फर्स्ट ए कि हमें सबसे पहले एसएससी से ये क्वेश्चन पुटअप करना है, ये क्वेश्चन पूछना है कि आप प्रीवियस ईयर में 182 डेज और मोर पीरियड के लिए भारत में रहे हो क्या, इंडिया में स्टे किया है क्या? आपने गत वर्ष में 182 दिन या इससे अधिक दिन भारत में रहे क्या? उसका रिप्लाई आता है यस, तो रेजिडेंट। उसका रिप्लाई आता है नो, तो एक क्वेश्चन फिर पूछ लें। फर्स्ट बी, जिसको हम बेसिक कंडीशन कहेंगे कि आप प्रीवियस ईयर में 60 दिन 60 डेज और मोर 60 दिन या इससे अधिक भारत में रहे, और गत वर्ष के पहले जस्ट बिफोर प्रीवियस 4 साल में आप 365 डेज और मोर 365 दिन या इससे अधिक दिनों के लिए भारत में रहे हो क्या? उसका रिप्लाई आता है यस, तो रेजिडेंट। और रिप्लाई आता है नहीं साहब, इस टर्म्स को, इस कंडीशन को मैं पूरी नहीं करता हूं, ही इज नॉन रेजिडेंट, अनिवासी माना जाता है। अब रेजिडेंट आ जाता है तो रेजिडेंट को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे, एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट साधारण निवासी, एक नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट यानी असाधारण निवासी। उसके लिए दो एडिशनल कंडीशन है। दो एडिशनल कंडीशन हमने पूछना बताया था। एडिशनल कंडीशन नंबर सेकंड पार्ट है। सेकंड कंडीशन है कि जस्ट बिफोर प्रीवियस ईयर, गत वर्ष के पहले के 7 सालों में 7 इयर्स में 730 डेज और मोर 730 दिन या इससे अधिक अवधि के लिए आप भारत में रहे क्या? और कंडीशन नंबर थर्ड कि गत वर्ष के पहले के 10 सालों में 2 साल आप भारत के निवासी करदाता रेजिडेंट रहे हो क्या? उसका रिप्लाई आता है यस, तो वो कहलाएगा ऑर्डिनरी रेजिडेंट, निवासी करदाता। और उसका रिप्लाई आता है नो, तो वो बन जाएगा नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट यानी अनिवासी, असाधारण निवासी। लेकिन उसमें दो बातें और ध्यान रखनी। एक तो आपको ध्यान रखना है कैलकुलेशन ऑफ पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया, कि भारत में ठहरने की अवधि की गणना करती थी डे ऑफ अराइवल, भारत में जिस दिन वो पहुंचा है, एंड डिपार्चर, भारत छोड़ने से, भारत से रवाना हुआ, बोथ विल बी काउंटेड as a day spent in India। जिस दिन वो भारत में आया और जिस दिन भारत से गया, उन दोनों दिन को भारत में ठहरने की अवधि के रूप में आपको काउंट करना है। इनकम टैक्स एक्ट ये कहता है कि सब उसका टाइम भी दिया हुआ है कि भारत में किस समय पहुंचा है, तो फिर 24 आवर्स 24 घंटे कंप्लीट होने पर ही एक दिन काउंट होगा। लेकिन जब टाइम गिवन नहीं हो तो अराइवल डे और डिपार्चर डे दोनों को आपको काउंट कर लेना है। सेकंड इंपॉर्टेंट कंडीशन है एडिशनल कंडीशन, सॉरी बेसिक कंडीशन। फर्स्ट बी कंडीशन में था कि गत वर्ष में 60 दिन या इससे अधिक भारत में रहे क्या, और उसके पहले के 4 सालों में 365 डेज और मोर भारत में रहे क्या। ये फर्स्ट बी 60 डेज और 365 डेज वाली
इस कंडीशन की बात कर रहे हैं। इज टू बी नॉट एप्लीकेबल ऑन द फॉलोइंग एलसीसी। ये निम्नलिखित करदाताओं के लिए फर्स्ट बी कंडीशन नहीं लागू होगी, यानी उनसे ये क्वेश्चन पूछना ही नहीं है कि फर्स्ट ए कंडीशन पूछना है कि सात गत वर्ष में 182 दिन या इससे अधिक दिन भारत में रहे। ये फर्स्ट बी कंडीशन ही पूछेंगे, किस किस से नहीं पूछेंगे। सिटीजन ऑफ इंडिया, एक भारत का नागरिक, एक भारतीय नागरिक इंडिया जो भारत छोड़ देता है इन एनी प्रीवियस ईयर, इन एनी प्रीवियस ईयर फॉर द पर्पस ऑफ एक भारतीय नागरिक जो भारत को छोड़ देता है किसी भी गत वर्ष में निम्नलिखित उद्देश्य के लिए। फर्स्ट, फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इट मीन्स बिजनेस या जॉब करने चले जाता है इन फॉरेन कंट्री। वो विदेश में एम्प्लॉयमेंट के उद्देश्य से चले जाता है। मेंबर ऑफ इंडियन शिप, एक भारतीय जहाज के कर्मचारी दल का सदस्य हो, कर्मचारी दल का सदस्य हूं, आउटसाइड इंडिया, जो भारत छोड़ के चले गया, उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यदि वो विदेश में एम्प्लॉयमेंट रोजगार के उद्देश्य से चले गए या भारतीय जहाजी कंपनी का कोई कर्मचारी दल का सदस्य है जो भारत के बाहर चले गया, तो उस पर फर्स्ट बी कंडीशन लागू नहीं होगी। बी, बी कंडीशन की बात करते हैं। ये बी कंडीशन यहां लिख रहा हूं। सिटीजन ऑफ इंडिया, एक भारत का नागरिक, सिटीजन ऑफ इंडिया और पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, जिसको हम आगे PIO यानी भारतीय मूल का नागरिक, भारतीय मूल का नागरिक, ऑलरेडी आउटसाइड इंडिया है, एक भारतीय नागरिक या भारतीय मूल नागरिक जो ऑलरेडी आउटसाइड इंडिया है, कम्स ऑन विजिट, भारत में भ्रमण करने के लिए आता है, फॉर एनी वर्क, किसी भी काम के लिए, किसी भी काम के लिए, तो उसको हम सेकंड फर्स्ट बी कंडीशन नहीं पूछेंगे। अब ये पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन क्या होगा, भारतीय मूल का नागरिक क्या होगा। भारतीय मूल का नागरिक क्या होगा, any one of his her parents or grandparents,
इनमें से कोई भी, चाहे उसके पेरेंट्स, उसके माता पिता, ग्रैंड पेरेंट्स, मैटरनल एंड पैटर्नल, दादा दादी या नाना नानी, एंड ही हम हिमसेल्फ, और वो खुद बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, अविभाजित भारत में जन्म लिया। अविभाजित भारत का मतलब समझते हैं, इंडिया प्लस पाकिस्तान और प्लस बांग्लादेश। भारत के विभाजन होने के लिए पूरा इंडिया था, विभाजन के पहले अनडिवाइडेड इंडिया प्लस पाकिस्तान प्लस बांग्लादेश। उसके बाद इंडिया के 3 टुकड़े हुए, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश। उसके विभाजन के पहले उन्होंने जन्म लिया, तो वो पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन कहलाएगा। तो ये कंडीशन थी इंडिविजुअल के लिए। आज इसके आगे चलते हैं। अब बात करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस और एचओ। हिंदू अविभाजित परिवार का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले आपसे पूछना है, वेदर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, उसका नियंत्रण और प्रबंधन पूर्णतः या आंशिक रूप से, पार्टली इन इंडिया, कब उस हिंदू अविभाजित परिवार का प्रबंध और नियंत्रण भारत में स्थित है, उसका रिप्लाई आ जाता है हाँ साहब, यस। और यस है तो इसका मतलब वो रेजिडेंट है, निवासी। और इसका रिप्लाई आ जाता है नो, तो वो बन जाता है नॉन रेजिडेंट, अनिवासी। यदि अब वो रेजिडेंट है तो वही 2 कैटेगरी में डिवाइड करना है, ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी। तो इसके लिए फिर से एक क्वेश्चन और, कर्ता, कर्ता जो परिवार का मुखिया है, कर्ता ऑफ एचओ हैज completed 2 additional conditions. नंबर 2 एंड 3। यदि परिवार का जो कर्ता है, परिवार का जो मुखिया है, परिवार का हेड है, वो 2nd और 3rd कंडीशन को कंप्लीट कर देता है, उनकी शर्तों को पूरी कर देता है। 2nd कंडीशन में क्या था भाई? 730 days in a 7 years just before previous year, के गत वर्ष के पहले के 7 सालों में 730 दिन या इससे अधिक दिन भारत में रहा गया। और 3rd कंडीशन में था कि आउट ऑफ 10 years, कि गत वर्ष के तुरंत पहले के 10 सालों में किसी भी 2 साल वो भारत का रेजिडेंट रहा गया। ये 2nd क्वेश्चन उससे पूछने का। यदि उसका रिप्लाई आ जाता है यस, तो वो बनेगा ऑर्डिनरी रेजिडेंट, साधारण निवासी। और उसका रिप्लाई आ जाता है नो, तो वो बनेगा नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, असाधारण निवासी। तो एचओएफ के लिए हम कैसे डिसाइड करेंगे? सबसे पहले पूछना उस परिवार का नियंत्रण, उस परिवार का जो भी बिजनेस है, जहां उसकी डिसीजन लिए जाते हैं, उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट कहां है, क्या भारत में है, क्या चाहे पूर्णतः या चाहे आंशिक। उसका रिप्लाई आता है यस, तो इसका मतलब वो रेजिडेंट है। उसका रिप्लाई आता है नो, तो नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। यदि यस आता है, रेजिडेंट बनता है, तो 2nd क्वेश्चन पूछ लो कि क्या परिवार का कर्ता इन 2 एडिशनल टर्म्स को पूरी करता है क्या, इन दोनों अतिरिक्त शर्तों की पूर्ति करता है क्या, कि गत वर्ष के पहले के 7 सालों में 730 दिन या इससे अधिक भारत में रहा, या गत वर्ष के पहले के 10 सालों में 2 साल वो भारत का निवासी रहा।
यदि उसका आंसर आता है यस तो वो बनेगा ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और उसका रिप्लाई आता है नो तो बनेगा नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, असाधारण निवासी। क्लियर? उसके बाद आता है रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ फर्म एओपी एलएलपी, फर्म एसोसिएशन ऑफ पर्सन और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, सीमित दायित्व वाली कंपनी। उसके लिए तो केवल आपको एक ही क्वेश्चन पूछना है जो एचओ वालों को पूछा था कि वेदर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, उसका नियंत्रण और प्रबंध पूर्णतः या अंशतः भारत में स्थित है, उसका नियंत्रण भारत से होता है। यदि उसका रिप्लाई आ जाता है यस कि इसका नियंत्रण भारत में है, मैनेजमेंट, तो वो रेजिडेंट बन जाएगा। और उसका रिप्लाई आता है नो तो वो बन जाएगा नॉन रेजिडेंट, अनिवासी। अब इसमें रेजिडेंट को दो कैटेगरी में डिवाइड नहीं करते, इसमें दो ही कैटेगरी होती है, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट। केवल तीन कैटेगरी किसके लिए होती है? रेजिडेंट को ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी केवल इंडिविजुअल और एचओ के लिए होती है, बाकी किसी के लिए भी नहीं होती है। उसके बाद थर्ड कंडीशन आता है रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी, उससे पहला क्वेश्चन पूछ लो, इट इज एन इंडियन कंपनी, क्या वो एक भारतीय कंपनी? इंडियन कंपनी जो कंपनी एक्ट 2013 या 1956 या एनी अदर एक्ट में रजिस्टर्ड हो, यदि उसका रिप्लाई आ जाता है यस तो वो रेजिडेंट, यदि उसका रिप्लाई आता है नो तो उससे एक क्वेश्चन और पूछो, यदि उसका रिप्लाई आता है तो उसका सेकंड क्वेश्चन पूछो। उसका सेकंड क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, whether place of effective management is in India, क्या उसका नियंत्रण भारत में होता है? तो यस तो रेजिडेंट, और उसका निर्णय आ जाता है नो तो नॉन रेजिडेंट। तो कंपनी की कंडीशन में आपसे कोई पूछता है क्या वो भारतीय कंपनी है, इंडियन कंपनी है, तो कैसा रेजिडेंट है। वेदर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन इंडिया, क्या उसका प्रभावी प्रबंध जो है भारत में है, यस तो रेजिडेंट। अब साहब ये इंडियन कंपनी कौन सी होगी? इंडियन कंपनी वो होगी जो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 या कंपनीज एक्ट 1956 या अदर एक्ट में रजिस्टर्ड, तो वो कहलाएगी इंडियन कंपनी। इफेक्टिव मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होगा? इफेक्टिव मैनेजमेंट जहां उसकी डिसीजन पॉलिसी, उसके निर्णय सारे पॉलिसी कहां से डिसाइड होता है? भारत से होता है क्या? भारत में है क्या? तो यस, तो फिर ऐसे नहीं तो ये आता है। क्लियर? तो ये आज मैंने रेजिडेंशियल स्टेटस आपको बतला दिया। यह हमारा इस चैप्टर का एक पार्ट कंप्लीट हुआ, रेजिडेंशियल स्टेटस। अब इसमें हमारी टैक्स लायबिलिटी वाला पोर्शन बचा है, वो नेक्स्ट मीटिंग में आपको एक्सप्लेन करता हूं। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी जो भी बात है वो कमेंट्स बॉक्स में लिख दें। थैंक यू।